मॉर्निंग। सभी को आवाज आ रही है? फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाला जो लेक्चर हुआ था, लास्ट लेक्चर में मैंने थोड़ा सा ब्रीफ किया था कि आपका जो इस बार का पॉलिटिकल साइंस है उसमें आपको अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर्स को पढ़ना है ना। उनकी क्या आइडियोलॉजी है स्टेट को लेकर, जस्टिस को लेकर, अलग अलग व्यूज, स्टेट कैसे बना, जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था पहले भी। तो अलग अलग व्यूज हैं अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर्स को लेकर, और ये पॉलिटिकल थिंकर्स जो हैं इन्होंने अभी तक अपने हर एक चीज को कि आइडियल स्टेट क्या हो, एजुकेशन कैसा हो, स्टेट कैसे बना, या सोवेरेन कौन है, पनिशमेंट की क्या वैल्यू है, लॉ की क्या वैल्यू है, इन सब चीजों के लिए अलग अलग उन्होंने अपना व्यू रखा है। और इन्हीं व्यूज को कंपेयर करना, उनका क्रिटिक्स करना, उसको समझना, ये आपके लिए इस पूरे पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा सिलेबस है ये इसी से रिलेटेड है। लास्ट लेक्चर में मैंने थोड़ा ब्रीफ किया था कि प्लेटो, अरिस्टोटल, मैकियावेली, बोदिन, कई सारे पॉलिटिकल थिंकर्स को आप पढ़ेंगे, और ये पॉलिटिकल थिंकर्स अगर आप अच्छे से अभी समझ लेते हैं तो इन फ्यूचर आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस, पेनोलॉजी, इस तरह के सब्जेक्ट पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यहाँ चीजों को समझने की कोशिश करना है। अगर समझ नहीं आता है तो आपको मुझसे पूछना है, पर सबसे खास चीज ये है कि आपको यहाँ चीजों को समझने की कोशिश पहले करना है। फिलॉसफी क्या होती है, आइडियोलॉजी क्या होती है, थॉट्स क्या होते हैं, उन थॉट्स की क्या वैल्यू है। अगर मैं बोल दूं कि मेरे लिए जस्टिस ये है कि लोगों को समय पे न्याय मिले, क्या लोगों की देश में से अगर गरीबी हट जाए तो मैं ये मानूंगी कि ये जस्टिस है। जस्टिस एक बड़े लेवल पर, यहाँ पर्सन टू पर्सन की हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम बात करते हैं एक ओवरऑल आइडियोलॉजी की। जैसे मैं बोलती हूँ कि न्याय क्या है, न्याय क्या हो सकता है, न्याय नेहा मेरे साथ कुछ गलत हुआ है तो मुझे टाइम पर न्याय मिले, ये न्याय है? मैम तो ये तो एक व्यक्तिगत हो गया। अब अगर मैं बड़े लेवल पे बात करूं तो क्या होगा कि समाज में ऐसी नौबत ही ना आए कि हमें इस तरह का कॉन्सेप्ट भी लेकर आना पड़े। अगर हर पर्सन, हर व्यक्ति के अधिकारों को सिक्योर कर दिया जाए, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट कर दिया जाए प्रॉपरली, तो क्या इस चीज की जरूरत पड़ेगी कि मेरे राइट्स का वायलेशन हो? अगर कोई इस तरह की चीजें ही ना हो कि राइट्स का वायलेशन होता है तो डेफिनेटली मुझे यहाँ इस चीज को फेस ही नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो ये कैसा हो गया, एक वास्ट हो गया। अगर हम बात करें कि भाई जस्टिस का कौन सा रूप हो गया, ये एक बहुत वास्ट हो गया। तो यहाँ पर चीजें कैसे समझनी है आपको कि प्लेटो की नजर में न्याय क्या है। हो सकता है अरिस्टोटल ने कुछ और बोला हो सकता है किसी और पॉलिटिकल थिंकर ने उसके लिए अलग ओपिनियन दिए होंगे। आज हम जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम 15 में से सभी का ओपिनियन चीजों के लिए अलग अलग होता है, और अगर उस आइडियोलॉजी की वैल्यू है तो उसे डिस्कस किया जाएगा और उसमें से कई सारी नई फिलोसफी आती है ना। तो इसी तरह प्लेटो, अरिस्टोटल, कई सारे पॉलिटिकल थिंकर्स हैं जिनको हमें यहाँ पढ़ना है। आज हम प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे और प्लेटो के जस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। इसी के साथ आप लोगों को मैंने पीपीटी में छोटी छोटी चीजें शेयर की हैं, तो वहाँ आप लोग, मैं आपसे पीपीटी भी शेयर कर लूंगी, तो एटलीस्ट आप लोगों को बेसिकली इसी तरह से नोट्स बनाने हैं, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा आप देखिएगा कि नोट्स आपको इसी तरह से सिनॉप्सिस की तरह बनाने हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत ब्रीफ मैंने पीपीटी में किया है जितना पॉसिबल था। सभी को पीपीटी शो हो रहा है? यस मैम। यस मैम। देखिए, ये है प्लेटो। इनका जब भी हम किसी पॉलिटिकल थिंकर के बारे में बात करेंगे तो एक थोड़ा सा हमें उनके बारे में पता होना चाहिए, और एक छोटा सा ब्रीफ उनके बारे में हमें पता हो, क्योंकि ये लोग ग्रेट पॉलिटिकल थिंकर्स हैं। और इनके बारे में अगर हम थोड़ा जब आंसर लिखते हैं किसी भी तरह का, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग भी चीजें समझना जरूरी है, तो यहाँ पर आप इनके बारे में लिखेंगे अर्ली लाइफ, उनका बर्थ नेम अरिस्टोटल, प्लेटो,
एजुकेशन जो इनका था वो एथेंस का था, और ये बहुत पुराने पॉलिटिकल थिंकर हैं, इसीलिए एथेंस यूरोप का एक शहर है जहां पर इनका एजुकेशन हुआ है। और जो डेथ है, ये अलग अलग चीजें आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ पॉलिटिकल थिंकर्स की अगर हम बात करें तो प्लेटो जो है बहुत पुराने पॉलिटिकल थिंकर हैं, वो एथेंस में रहे। वहां का जो पूरा का पूरा लोकेलिटी था उसको ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने अपनी अलग अलग बुक्स में अलग अलग अपने ओपिनियंस रखे हैं। जैसे उनकी जो सबसे पहली बुक थी वो थी रिपब्लिक। जिसे नोट डाउन करना है नोट डाउन भी कर लीजिए। रिपब्लिक में उन्होंने अलग अलग चीजों के बारे में बताया। लैंग्वेज, यहाँ पर उनका जो ज्यादातर टाइम था वो कहाँ पर बीता है, एथेंस पे बीता है। और जो मेन हम ये बोल सकते हैं कि उनके जो मेंटर थे, यहाँ ये स्पेसिफिक लिख लेना आप लोग, सोक्रेट्स, सुकरात, जिन्हें हिंदी में बोला जाता है, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा उनके बारे में। और उन्हीं का बहुत ज्यादा, जैसे होता है ना कि किसी की आइडियोलॉजी का हम पर बहुत इम्पैक्ट होता है, हम उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। यहाँ पर सुकरात के जो व्यूज थे, ओपिनियंस थे, पॉलिटिक्स को लेकर, कंट्री को लेकर, स्टेट को लेकर, एजुकेशन को लेकर, इवन जस्टिस को लेकर, तो यहाँ पर इनका जो इन्फ्लुएंस था वो बहुत ज्यादा जो अपने मेंटर थे, स्पीकर थे, सुकरात से था। और इसीलिए इनकी जो सबसे पहली जो बुक है उसमें उन्होंने जस्टिस को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। और इसे हम बोल सकते हैं कि ये इनकी एक आइडियोलॉजी के साथ एक प्रॉपर एक फिलोसफी है, जिसमें बुक का नाम आप लोग याद रखिए यहाँ पर, द रिपब्लिक, जो पूरा जस्टिस पर बेस्ड है। क्लियर? Yes, ma'am. मैम। देखिए, अब यहाँ पर चीजें थोड़ी समझने वाली हैं। अगर मैं बात करूं कि भाई जस्टिस क्या है, तो यहाँ पर एक ही लाइन में बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है, जस्टिस इज हार्मनी अकॉर्डिंग टू प्लेटो। हार्मनी का मतलब क्या होता है यहाँ पर, कोई बता सकता है मुझे, संघमित्रा? मैम भाईचारा। ओके, नहीं, शांति शांति। हाँ, मीन्स हम इस तरह से रहें जहां पर कि जैसे कि आप ये पढ़ते पहले अब अगर मैंने जैसे अभी आपको स्टार्टिंग में कहा कि ठीक है सर, अगर हमारे यहाँ पर स्टेट है, एक आइडियल स्टेट है, तो डेफिनेटली हमारे पास हमारे है ना। अब हम उसे आइडियल स्टेट कब बोलेंगे, जब हमारे राइट्स का वॉयलेशन ना हो। हमारे राइट्स का वॉयलेशन कब नहीं होगा, जब हर व्यक्ति अपना खुद का काम करेगा, दूसरों से उसे कोई मतलब नहीं होगा। मेरे पास जो है मेरा है और सिर्फ मेरा इतना ही है, किसी और की चीजों पर मुझे हक नहीं है कि मैं किसी भी तरह से उस पर पोजीशन लूं या उसके राइट्स का वॉयलेशन करूं, है ना। तो जिस तरह से इंडिविजुअल अगर हैं वो अगर इस तरह से बिहेव करेंगे तो एक हैबिट में आ जाएगा कि सोसाइटी भी उसी तरह से बिहेव करे। मतलब यहाँ जस्टिस के लिए अकॉर्डिंग टू प्लेटो हमको कोई एफर्ट्स नहीं लगाने हैं, हमें सिर्फ इतना करना है कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनके राइट्स का वॉयलेशन ना हो, हर व्यक्ति इस तरह से रहे कि उसके पास जो है, उसका जो है, उसके जो काम है वो खुद उसे करे। इसके अलावा आप अदर क्या करते हैं, उनके पास क्या है, मीन्स यहाँ एक हार्मनी को मेंटेन करने के लिए वो सारे एफर्ट्स लगाए जाएं जो कि सोसाइटी में पीस मेंटेन करते हैं। और वो कब होगा, जब इंडिविजुअल्स उस पर काम करें। यहाँ बार बार जो फोकस इंडिविजुअल्स पे दिया जा रहा है वो इसलिए है क्योंकि अगर हम यहाँ मान लीजिए पूरी सोसाइटी बहुत अच्छी है और उस सोसाइटी के 10 लोग ऐसे हैं जो बार बार न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, तो क्या जस्टिस वाला पार्ट कवर होगा? डेफिनेटली नहीं, है ना। तो यहाँ पर इंडिविजुअल्स को ही, इंडिविजुअल से मिलकर ही सोसाइटी बनती है, ऐसा तो है नहीं अलग से सोसाइटी है। तो मतलब यहाँ पर्सन टू पर्सन उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दिया है सभी के लिए अकॉर्डिंग टू जस्टिस। यहाँ हम बात करें कि उनके हिसाब से जस्टिस क्या है कि हर व्यक्ति अपनी ड्यूटी अपने आप से करे, और अगर वो अपनी ड्यूटी प्रॉपर निभाता है, उसको अच्छे से चलाता है, तो यहाँ वो एक हैबिट में कन्वर्ट होकर सोसाइटी ऑटोमेटिकली पीसफुली रहने लगेगी।
क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें कैसी है, हमारा माइंडसेट है, हमारी क्वालिटीज, हमारी जो भी चीजें हैं वो कैसी हैं कि हम उन चीजों के अकॉर्डिंग एक पीस मेंटेन करने की कोशिश करें, है ना। तो यहाँ खुद का जॉब, जस्टिस इज हार्मनी, इसे आपको याद रखना है कि स्लोगन भी अगर है तो किसका है, ये प्लेटो का है। सब लोग अपने, देखिए इसे और डिटेल में समझिए, इसे इन्होंने 3 तरह की चीजों में डिफाइन किया है। ये फिर मैं आपको समझा दूं कि ये जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है ये एक तरह की फिलॉसफी है प्लेटो की। प्लेटो ने अपने जस्टिस को डिफाइन करने के लिए इस तरह से कि लोग इसे इस तरह से समझ लें कि क्या क्या होनी चाहिए, उन्होंने 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। और सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा, भले ही आप लोगों को पीपीटी शेयर कर दिया जाए। उसका रीजन ये है कि जब हम लिखते हैं तो हमें चीजें याद रहती हैं, है ना। द सोल और द स्टेट, 2 पार्ट में उन्होंने इसे डिवाइड किया है। जैसे मान लीजिए मुझे पता है कि मेरी ड्यूटीज क्या है ना, तो यहाँ पर अगर मैं अपनी ड्यूटीज अच्छे से निभाती हूँ तो शायद मुझसे किसी और को प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। अब अगर मैं अपनी ड्यूटीज प्रॉपर फुलफिल ना करूं तो डेफिनेटली हो सकता है कि मेरे उस काम नहीं किए जाने के कारण किसी और को प्रॉब्लम क्रिएट हो, है ना। अब अगर किसी और को उस तरह से प्रॉब्लम होता है तो डेफिनेटली वो एक तरह का बड़े लेवल पर न्यूसेंस क्रिएट होगा। तो इसीलिए इन्होंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है सोल, सोल से मतलब होता है हम लोगों के लिए, ह्यूमंस, कि हमारे अंदर हम चीजों को, किन किन चीजों को लेकर रखते हैं। एक है रैशनल, एक है स्पिरिट और एक है एपेटाइट। इसको अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो इसे लिखना, रैशनल होना मतलब एक समझ होना, जैसे बोलते हैं ना बुद्धि होना, जिसे हम बोलेंगे। अगर कोई पर्सन है तो उसकी सोल से जुड़ी 3 चीजें होंगी जस्टिस को निभाने के लिए। सबसे पहली होगी बुद्धि, रैशनल होना, स्पिरिट, साहस, और थर्ड होगा एपेटाइट। एपेटाइट का मतलब यहाँ खाना खाने वाली भूख से नहीं है। एपेटाइट का मतलब यहाँ होता है कि किसी चीज को करने के लिए, जैसे होता है ना जुझारूपन होता है किसी चीज को करने के लिए, हम कर जाना चाहते हैं कि नहीं हमें तो ये करना ही है, ये वो वाली चीज है। तो यहाँ पर उन्होंने द सोल मीन्स हमारी अंतरात्मा के लिए हमने किन 3 चीजों को होना जरूरी है अगर हमें जस्टिस को सोसाइटी में मेंटेन करना है। तो फर्स्ट रैशनल होना, रैशनल का मतलब युक्ति युक्त भी लगाया जाता है। रैशनल होना मीन्स चीजें बैलेंस्ड होना, विवेक से काम करना, बुद्धि से काम करना, ये उस तरह का भी होता है। स्पिरिट के लिए साहस होना, कि आप किसी चीज को करने के लिए आप में डेयरिंग भी होनी चाहिए, और उस डेयरिंग के साथ एक और चीज होती है एपेटाइट मीन्स उसके लिए जुझारूपन होना। ये तीनों चीजें आज की डेट में भी अगर मैं आप लोगों को बोलूं ये तीनों चीजें आप डेवलप करें अपने आप में, तो शायद पर्सनालिटी डेवलपमेंट की अलग अलग क्लासेस करने की आज की डेट में भी शायद किसी को जरूरत ना हो, है ना। क्योंकि आज से इतने साल पुराना अगर ये कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को आज भी आप पढ़ते हैं तो द सोल मीन्स हमारे लिए क्या जरूरी है, ये 3 चीजें अगर हैं तो डेफिनेटली हम बहुत अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं। मीन्स हम हमारे राइट्स का वॉयलेशन ना तो होने देंगे, ना कोई हमारे राइट्स को वॉयलेट कर पाएगा, तो ऑटोमेटिकली जस्टिस मेंटेन रहेगा, है ना। समझ रहे हैं आप लोग। किसी को भी अभी तक कुछ भी समझ नहीं आया हो तो बिल्कुल बोल सकता है। कोई भी ऐसा है जिसे अभी तक मैंने जो भी समझाया समझ नहीं आया है? बोलिए भाई, क्योंकि मैं बिल्कुल बिना समझे आगे नहीं बढ़ूंगी, ये मैं इस बार आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ। समझ में आया सभी को? प्रिया पांडे? यस मैम। गुड। मतलब यहाँ पर देखिए बहुत सिंपल सा है, हम 3 चीजों पर बेस्ड हैं। अगर मैंने जैसे कहा कि अगर ये 3 चीजें हम हमारे अंदर ले लेते हैं तो क्या आज के डेट में हमें कहीं अलग से कुछ और सीखने की जरूरत है? जो कि प्लेटो ने कहा है कि सोल की नीड क्या होनी चाहिए, तो सोल की ये 3 नीड है। इन 3 के अकॉर्डिंग अगर हम काम करते हैं तो डेफिनेटली हम अपने लिए खुद एक प्रॉपर सोसाइटी मेंटेन करते हैं। मतलब यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है कि हम उसके लिए अलग से क्या करें, है ना। उसके अलावा फिर उन्होंने स्टेट के लिए एक कॉन्सेप्ट बताया जिसमें उन्होंने क्लियर कहा कि द स्टेट में कौन कौन है, उनके अकॉर्डिंग एक तरह एक क्लासिफिकेशन आप लिख लीजिए अगर आप लिखना चाहें तो, क्लासिफिकेशन फॉर जस्टिस अकॉर्डिंग टू प्लेटो। उन्होंने अपने स्टेट को 3 अलग अलग क्लास में डिवाइड किया। रूलर्स मतलब शासक,
वॉरियर्स मतलब जो सेना होती है या जो सैनिक होते हैं जो हमारी पूरे स्टेट को प्रोटेक्ट करते हैं वो। और थर्ड है प्रोड्यूसर्स जो हमारे लिए प्रोडक्शन करते हैं। मतलब इसमें आप समझने के लिए लिख सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ हम बोले कि प्रोड्यूसर्स कौन है या उत्पादक वर्ग कौन होगा, तो फार्मर्स को हम यहाँ ले सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने क्या बहुत अच्छे से उन्होंने डिफाइन किया है कि हम यहाँ पर जस्टिस को उन्होंने दो तरह से डिफाइन कर दिया। पहली चीज रैशनल। अब रैशनल को आप रूलर से कनेक्ट करके देखिए कि जो रूलर है, जो शासक है हमारे कंट्री का या हमारे स्टेट का, वो कैसा हो, रैशनल, सही तरह की। किसी को कोई प्रॉब्लम? जो हमारा शासक हो, जो हमारा रूलर हो, वो कैसा हो, रैशनल हो। मींस उसमें हर एक चीज की सही गलत को समझने की क्षमता हो। अब जैसे कि अगर स्टेट के लिए क्या सही है, क्या गलत है, किन चीजों को मेंटेन करना है, कितने राइट्स दिए जाने हैं, किस किस तरह की ड्यूटीज एप्लीकेबल करनी है, ये सारी चीजें। फिर अगर हम बात करें वॉरियर्स की, तो वॉरियर्स कैसे हो, स्पिरिट के साथ वो अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करे और प्रोटेक्ट करने के साथ उसे इस तरह से प्रोटेक्ट करे कि कोई और हमारे यहाँ पर एंटर ना हो सके, है ना। तो यहाँ पर जब ये दो चीजें समझ में आई, यस मैम। अब थर्ड है यस मैम। एपिटाइट। एपिटाइट को अभी हमने किस तरह से लिया था, जुझारूपन से, कि सोल की अगर बात करते हैं तो हम क्या समझते हैं कि भाई हमारे राइट्स को लेकर, हमारी ड्यूटीज को लेकर, हमारी जो भी काम हमें करने हैं उनको लेकर हम बैलेंस्ड रहें, समझे कि किस तरह से करना है। इसी पार्ट को उन्होंने अब रियल भूख से जोड़ा है कि हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं अगर वो अपना काम अच्छे से करते हैं, जैसे मान लीजिए जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका क्या काम है कि जो भी हमारे यहाँ पर जो आम पब्लिक है उनके लिए उत्पादन करना, प्रोडक्शन करना। तो अगर वो अपना काम अच्छे से करेंगे तो एपिटाइट वाला पार्ट कवर होगा। वॉरियर्स अपना काम अच्छे से करेंगे तो साहस के साथ वो हमारी कंट्री को, अपने स्टेट को प्रोटेक्ट करेंगे। और अगर हम रूलर की बात करें तो अगर जो रूलर है वो रैशनल होगा तो वो बहुत अच्छे से चीजों को संभाल लेगा, एक अच्छी पॉलिसी होगी, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होगा, लीगल सिस्टम अच्छा होगा। और अगर इस तरह से दो पार्ट में से उन्होंने डिवाइड किया है कि द सोल और द स्टेट मिलकर अगर प्रॉपर वे में काम करते हैं तो यहाँ पर जस्टिस मेंटेन रहता है। कोई भी ऐसा पार्ट है जो समझ नहीं आया, मैं रिपीट कर सकती हूँ अगर किसी को कुछ भी इसमें फिर से समझना है तो। क्लियर? आगे बढ़े। यस मैम। देखिए अब अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई जस्टिस किन चीजों पर बेस्ड है, तो सबसे पहले ये बेस्ड है मोरल वैल्यूज पर, है ना। मोरल वैल्यूज कैसे, जैसे कि मैंने बोला कि अगर मैं रैशनल हूँ, अगर मेरे अंदर स्पिरिट है और अगर मुझे काम करना है, मुझे पता है कि मेरे राइट्स क्या है, मुझे उन्हीं के अकॉर्डिंग रहना है, लोगों को हेल्प करनी है, तो मीन्स यहाँ अगर मोरल वैल्यूज डेवलप्ड है, आप जो भी स्टेट के लोग हैं, जो भी सिटीजन हैं, उनमें अगर स्टेट मोरल वैल्यू है तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या, सेकंड उसी से कनेक्ट आप करके समझ सकते हैं, लेक ऑफ लीगल पनिशमेंट। तो यहाँ पर क्या जरूरत पड़ती है फिर लीगल पनिशमेंट की, अगर वहां पर मोरल वैल्यूज हैं? डेफिनेटली नहीं होगा। कब? जब बहुत ज्यादा चीजें ऐसी हों, है ना। अब अगर बहुत ज्यादा है तो डेफिनेटली आप पनिशमेंट वाले पार्ट पर जाएंगे, पर अगर मोरल वैल्यूज से बेस्ट है हमारा जस्टिस तो हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा सैंक्शन वाले पार्ट को निभाने की जरूरत नहीं होगी। सैंक्शन से यहाँ मतलब होता है, सैंक्शन से मतलब क्या होता है, SANCTION, सैंक्शन से मतलब होता है दंड, पनिशमेंट। लिख लेना सब लोग अगर कहीं लिखना हो तो। इसी के साथ इन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है फिलोसफी ऑफ इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म को हमने पहले भी पढ़ा था, अगर थोड़ा बहुत भी किसी को याद हो तो। इंडिविजुअलिज्म वो होता है जिसमें पर्सन को बहुत ज्यादा वैल्यू दिया जाता है। पर्सन मीन्स एक व्यक्ति, और उस चीज को अगर हम आज भी देखें तो वो चीज हमारे यहाँ पर है। किसी एक व्यक्ति के घर में चोरी हुई है तो उसे क्या ये राइट नहीं है कि वो जाकर, मैंने पहले भी आप लोगों को समझाया कि क्या उसे राइट नहीं है कि वो जाकर पुलिस थाने में अपनी कंप्लेंट फाइल करे?
डेफिनेटली है। मेरे राइट्स का वायलेशन होता है तो मुझे राइट है कि मैं अपने वायलेशन जो राइट्स का वायलेशन हुआ है उसके लिए मैं पिटिशन फाइल करूं, रिट लगाऊं या उसके लिए रेमेडी लूं। तो यहाँ पर इंडिविजुअलिज्म को उन्होंने इसलिए फोकस किया है क्योंकि ओवरऑल अगर देखा जाए तो जब तक पर्सन टू पर्सन हर व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं होगा सोसाइटी से, सोसाइटी के रूल से, सोसाइटी के सिस्टम से, इवन सोवेरन से, रूलर से, तब तक वो अपना 100% नहीं दे पाएगा। और जब उन्होंने तो पहले ही बोला है कि यहाँ पर तो 10 सोल को उन्होंने बहुत ज्यादा हाईलाइट किया हुआ है, तो जब सोल की बात करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी है कि इंडिविजुअलिज्म को बहुत ज्यादा फोकस किया जाए। पर अब यहाँ पर एक चीज ये भी है कि क्या इनका जस्टिस बहुत हाईली पॉपुलेटेड स्टेट के लिए बेनिफिशियरी है या उस पर एप्लीकेबल किया जा सकता है? देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, ये सब कुछ थोड़ा सा इमेजिनरी होता है। जैसे जस्टिस ने अपनी फिलोसफी दी तो तब उन्होंने पहले भी कहा था कि स्टेट को लेकर उन्होंने एक आइडियल पॉपुलेशन बताया था कि 4-5 हजार तक का पॉपुलेशन है तो इट्स फाइन, इतना होना चाहिए, है ना। अब अगर इतना होना चाहिए तो उसके साथ उन्होंने क्या कहा कि भाई इतनी अगर पॉपुलेशन है और उसके बाद पर्सन टू पर्सन इंडिविजुअल्स अपने राइट्स को वायलेट ना होने दें और उन्हें प्रॉपर मेंटेन रखें, तो वो तो बहुत इजीली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके लिए पॉपुलेशन बहुत कम है। अब अगर मैं बात करूं कि 1 करोड़ जनता है, 1 करोड़ लोगों का कोई स्टेट है, वहां पर हर व्यक्ति मोरल वैल्यूज के अकॉर्डिंग चले, लीगल पनिशमेंट को हम कम रखें और हर व्यक्ति रैशनल होकर स्पिरिट के साथ, एपेटाइट के साथ सरवाइव करे या बिहेव करे, इट्स नॉट पॉसिबल। इसी तरह अभी जब आगे की और बहुत सारी थ्योरीज आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्लेटो और अरिस्टोटल का जो झुकाव हुआ करता था वो उनकी फिलोसफी में भी किस क्लास के लिए स्पेसिफिक या प्रिविलेज दिया जाता था? रूलर क्लास को। अब अगर उन्होंने बोल दिया कि रूलर तो हमेशा रैशनल ही होते हैं, तो क्या ये क्लियर है कि वो रैशनल ही होंगे? जरूरी है कि वो रैशनल हो सकता है वो नहीं हो सकता है वो लोग भी करप्ट हो सकता है वो लोग इतने समझदार ना हो, इतनी समझ वाले ना हो। तो यहाँ पर इस तरह की जो फिलोसफी है वो फिलोसफी को हम क्रिटिक्स करके भी लिख सकते हैं। जस्टिस को आप इतना डिफाइन करेंगे इन 3 पार्ट में, थ्योरी के साथ, 3 क्लास का, 3 सोल्स के साथ। इसे एक छोटा सा इसका चार्ट बना लीजिएगा, ये इस वाली स्लाइड का, और इसमें आप क्रिटिक्स के साथ इसे मेंशन कर सकते हैं कि इट इज 2-3 पार्ट इसके अलग ले लीजिए और बाकी आपको इसको क्रिटिक्स में डिफाइन करना है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो प्लेटो है, प्लेटो ने अपना जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट दिया है उसमें उन्होंने जो चीजों को डिफाइन किया है, क्या प्रैक्टिकली वो पॉसिबल है? क्या सोसाइटी में रहने वाला हर पर्सन बहुत अच्छे से अपने ड्यूटीज को निभा लेता है? अगर ऐसा होता तो किसी भी सोसाइटी में क्राइम नहीं होता, है ना। और अगर क्राइम है तो फिर डेफिनेटली वहां पर एक प्रॉपर लीगल सिस्टम होगा, और अगर लीगल सिस्टम है तो क्राइम को कम करने के लिए हमें पनिशमेंट को भी एप्लीकेबल करना होगा। सिर्फ फिलॉसफी से किसी भी स्टेट की रियल कंडीशन को चेंज नहीं किया जा सकता है। इसीलिए जरूरी है कि इस तरह का कॉन्सेप्ट हो स्टेट को लेकर, ये मैं क्रिटिक्स कर रही हूँ, ठीक है, इस तरह का कॉन्सेप्ट हो जस्टिस को लेकर जो प्रॉपर चीजों को डिफाइन करें और रियल जस्टिस को मेंटेन करें। क्योंकि अगर हम मोरल वैल्यूज की बात करें तो मोरल वैल्यूज पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाती हैं। हो सकता है मैं किसी के पार्ट पर बहुत ज्यादा मोरल हूँ, बहुत ज्यादा वेल कंडक्ट बिहेव करूँ, बट सामने वाला ना करे, तो डेफिनेटली उस पार्ट पर मेरा किया हुआ तो 0 हो जाएगा अगर मेरे राइट्स का वॉल्यूशन होता है तो यहाँ पर प्लेटो का जो कॉन्सेप्ट है वो जस्टिस का इस तरह से, किसी को भी प्रॉब्लम है इसमें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैम लास्ट वाला पॉइंट, 1 मिनट बेटा। इसके अलावा किसी को कोई प्रॉब्लम है? देखती हूँ मैं लास्ट वाला पॉइंट क्या था आपका। सबऑर्डिनेट्स द इंडिविजुअल टू स्टेट। यहाँ पर उन्होंने स्टेट के लिए सबऑर्डिनेट्स किसे मान के रखा हुआ है? इंडिविजुअल्स को। देखिए यहाँ पर जो डिपेंडेंसी है वो किसके ऊपर है? सिर्फ आपको इतना समझना है कि यहाँ जस्टिस के लिए जो डिपेंडेंसी है वो किसके लिए है, किसके ऊपर है? इंडिविजुअल्स के ऊपर है। अब अगर यहाँ बात वही आ जाती है, अगर हम क्रिटिक्स करते हैं तो, कि यहाँ क्या ऐसा जरूरी है
कि हर पर्सन बहुत अच्छे से अपनी ड्यूटी निभा ले? क्या ये पॉसिबल है? नहीं। अब अगर ये पॉसिबल नहीं है तो फिर हम ये कैसे मान लें कि जो रैशनल वाला पार्ट है या जो स्पिरिट वाला है या एपिटाइट वाला है वो एज इट इज फॉलो होगा जिस तरह से प्लेटो ने कहा है। अब अगर प्लेटो ने कहा है तो उस तरह से चीजें मेंटेन कैसे होंगी वो उन्होंने नहीं बताया है। कहीं भी उन्होंने ये नहीं कहा है कि अगर इंडिविजुअल्स अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करते, जैसे जस्टिस इज हार्मनी, अगर हार्मनी नहीं है तो फिर जस्टिस कहाँ है ना? तो यहाँ इंडिविजुअल्स के ऊपर जो इतना डिपेंडेंसी है उस पार्ट पर चीजें गलत है। तो यहाँ क्रिटिक्स वाले पार्ट में भी आप लिख सकते हैं कि जहाँ फिलोसफी की बात होती है, प्लेटो का जस्टिस सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि वाह इतना अच्छा कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है, बट अगर हम एप्लीकेबल करने की बात करें तो मैं आपसे पूछती हूँ कि आज की डेट में क्या ये पॉसिबल है कि हम प्लेटो के जस्टिस को एज इट इज एप्लीकेबल कर दें? क्या ये पॉसिबल है? कोई मुझे बताएगा? कुणाल, प्लेटो के जस्टिस को आज के समय में एप्लीकेबल किया जा सकता है या नहीं? अगर मैं इंडिया की बात करूं आज की डेट में तो क्या पॉसिबल है कि हम प्लेटो के जस्टिस को एज इट इज एप्लीकेबल करें और फिर हम ये बोले कि हाँ हमारे यहाँ जस्टिस है या हमें जस्टिस मिल रहा है? कुणाल, सुन पा रहे हो? संघमित्रा, अगर समझ आया होगा तो डेफिनेटली बता पाओगे। नो मैम। नो, व्हाई? मैम क्योंकि इसमें इंडिविजुअल को ज्यादा हाईलाइट किया है कि हाँ, लेकिन इंडिया में पॉपुलेशन देखती है कि इंडिविजुअल हर कोई अपने आप को मोरल वैल्यूज पे नहीं चला सकता। मतलब कोशिश कर सकता है बट हर किसी का कोई गारंटी नहीं है। कुणाल, चलिए शायद वॉइस का इशू है। देखिए यहाँ पर बस आपको यही सेंस समझना है। जैसे मुझे अगर लगता है कि आज आपको ये लेक्चर समझ आया होगा तो आने वाले सारे पॉलिटिकल थिंकर्स आपको समझ में आएंगे। समझ में आया है सभी को? एक ना थंब का इंप्रेशन होता है, सी, देखा है ना? तो एटलीस्ट जब भी पूछा जाए तो अब, क्योंकि देखिए आप लोगों को एक चीज में क्लियर करूं, हम लोगों के लिए भी बहुत पैनिक है ये चीजें कि जूम पर हम लगा आप लोगों से बार बार क्वेश्चन करें, बट जब तक इंटरैक्टिव सेक्शन नहीं होगा तो फिर कोई सेंस नहीं है ना पढ़ाने का। तो इसलिए ऐसा लगता है कि नहीं, एटलीस्ट थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं है, तभी तो इन चीजों की वैल्यू है। अदरवाइज क्या वो चीजें हैं कि हम आप लोगों को लेक्चर दें। तो यहाँ एटलीस्ट ये रहे कि हाँ आप लोग समझ पा रहे हैं।